कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सभी विद्यार्थीगण का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो अभी 24 दिसंबर को इस पेपर का आयोजन किया गया था, उसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो सॉल्यूशन है वो करेंगे और आगे वाली वीडियो में हम सेक्शन सी और डी का सॉल्यूशन करेंगे। तो एक बार सभी विद्यार्थीगण जो है अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है वो और ये जो पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं सरस्वती स्कूल सुरपुरा के यूट्यूब चैनल है, उस पर उसके आधार पर ये आपको पेपर जो है वो सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो या ऐसे ही विजुअल नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि इसके सेकंड पार्ट में वो अगर विजुअलिटी है उसको बढ़ाया जा सके और क्वालिटी 360 में देखें ताकि सभी को सही तरीके से विजुअल दिखाई दे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर छोटे छोटे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन था आपके सामने कि 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा, और ये ही वो पेपर है जो 2025 के अंदर 10वीं बोर्ड परीक्षा होगी उसका आधार बनेगा। तो इस पेपर को बेस मानकर 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी सभी बच्चों को अभी से लग जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मात्र 60 दिन बचे हैं। इन 60 दिनों का सदुपयोग करना चाहिए। 12, 15, 21 का हमें एलसीएम ज्ञात करना, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। पहला या दूसरा क्वेश्चन एलसीएम या एचसीएफ से ही मिलता है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो आपको क्या करना है, 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इस प्रकार करेंगे, 12 है संख्या, उसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 आएगा, फिर 3 का लगाएंगे 1 आ जाएगा। फिर 15 को सोल्यूशन करना है, और 15 में आपको पता है इकाई का अंक 5 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 3 का भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। फिर 21 के अंदर भी 3 का भाग लगाएंगे तो ये सोल्यूशन बनेगा। अब हमें क्या करना है, ये सोल्यूशन बनने के बाद जितने भी हमने सोल्यूशन कर लिए हैं उन सभी को एक लाइन में रखेंगे। एलसीएम देखेंगे, ये 12 जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये वाले हैं, 15 के ये वाले हैं, एक दूसरे की सीध में रखने हैं। अब तीनों के अंदर आप देखेंगे कि एक ही संख्या कॉमन है 3। तो सबसे पहले तो एलसीएम क्या करता है, कॉमन संख्या को देखता है 3। इसके बाद जो बच गया, क्या बच गए, 2 तो 2 बच गए, यहाँ रख दिए, एक 5 बच गया, एक 7 बच गया। इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 420। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो विद्यार्थीगण कितना होगा, 420 जो है ब नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले प्रश्न में ब आंसर किया है उन सभी का ये सही है, 420 इसका एलसीएम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के सामने कि हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण। समीकरण ऐसे है कुछ, एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक इक्वेशन दे रखी है। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। जो बहुपद वाला चैप्टर है आपका पोनोनिमियल, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बहुपद ज्ञात करने के लिए जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको 0 के बराबर रख देना। अब 0 के बराबर रखने के बाद आपको बीच वाली संख्या कितनी है, 2x, 2x के 2 टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े भी इस प्रकार करने हैं कि गुणा में इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। गुणा अगर करें तो इन दोनों के गुणा के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अब आप 2x के टुकड़े करेंगे तो माइनस के 4x और प्लस के 2x बनेंगे, क्योंकि माइनस 4x में से 2x घटा देंगे तो माइनस के 2x, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 8, मतलब बराबर है। अब दो के जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में से x कॉमन आएगा तो ये बचेगा। दूसरे जोड़े में आप 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। 0 तभी आती है जब दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 है, या तो x माइनस 4 0 है या फिर x प्लस 2 0 है। हमें पता नहीं है कौन सा 0, तो हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से एक x का मान आएगा 4, एक x का मान आएगा माइनस के 2। अब देख लेंगे कि x का मान 4 और माइनस 2 कौन से ऑप्शन में है, 4 और माइनस 2, तो दूसरे का आंसर भी ब नंबर है। जिन विद्यार्थियों ने ब आंसर किया है दूसरे का, उन सभी का ये आंसर क्या है, सही है। तो ये इस प्रकार का है ब नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं विद्यार्थीगण क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका तीसरा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण दे रखी है आपको, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। अब दो अगर इक्वेशन आपको दे रखी होती है उनको हल करना होता है। हल का मतलब होता है आपको x y के मान ज्ञात करने हैं। तो आप चाहे इसमें विलोपन विधि का यूज करें, चाहे आप इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि का यूज करें, कुछ भी विधि का यूज करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जैसे इसको मैंने विलोपन विधि से हल किया, x प्लस वाई
ये एक हमारी इक्वेशन है, x माइनस 2y ये इक्वेशन है दोनों, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे विलोपन विधि में किसी एक पद को गायब करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर y प्लस का है, यहाँ पर y माइनस का, तो आसानी से गायब हो जाएगा। तो यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने चिन्ह बदले नहीं है, इसलिए जोड़ने पर लिखेंगे x और x कितने हो गए 2x, और 4 और 2 कितने हो गए 6। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे 3, तो x का मान 3 आएगा। x का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 3 रखेंगे, x को इधर लेके आएंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर है 3,1। जिस ऑप्शन में 3,1 है वो हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं ऑप्शन पर। तो 3,1 पहले ही ऑप्शन के अंदर है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ए नंबर, जिसने पहले का ए किया है उन सभी बच्चों का ये आंसर सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन नंबर आपके सामने हैं। ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है। द्विघात समीकरण है 2x की स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मूल आपको ज्ञात करने हैं, और जब भी हमें मूल ज्ञात करना होता है तो हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको देखेंगे तो माइनस का 31 आ रहा है, इसको हल करेंगे तो माइनस 31 आ रहा है। अब माइनस में मूल होते हैं तो इसका मतलब ये मूल कभी भी वास्तविक नहीं होते। जो भी मूल आएंगे वो कभी भी वास्तविक नहीं आएंगे इस रिलेशन से। अब कौन से मूल आएंगे? जब इसको हल करेंगे द्विघात समीकरण से तो ये मूल बनेगा, ये मूल बनेगा आपके पास। यहाँ पर जो मूल बनेंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या माइनस अंडर रूट 31 है, और माइनस में जब अंडर रूट आता है तो वो आगे मैं 11th में आप पढ़ोगे आयोटा की फॉर्म में बदल जाता है। तो ये मूल जो है वास्तविक नहीं है, मतलब काल्पनिक मूल है। मूल कैसे है? काल्पनिक है। तो अब ऑप्शन भी इसने ऐसे सेट किए हैं, धनात्मक ऋणात्मक नहीं है, दोनों धनात्मक नहीं है, दोनों ऋणात्मक नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। यस, मूल जो है वो काल्पनिक है। तो काल्पनिक का मतलब क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन आया है ये समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दे रखा है, AP 3,7,11 डैश डैश 10वां। अब ये सामान्य सा क्वेश्चन है, ये दे रखा है ए का मान पहला स्टेप जो है, डी का मान A2 माइनस A1 निकालते हैं तो यहाँ से 4 आ जाएगा, जिसके पीछे विवाह लगे वो n का मान होता है, n बराबर 10, an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। an की जगह n की जगह 10 रखेंगे, a की जगह 3 रखेंगे, फिर n की जगह 10 और d की जगह 4। इसको सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। अब देखो 39 किस ऑप्शन में है? 39 ये वाले ऑप्शन में, ये ऑप्शन है 39 का। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है? एक त्रिभुज दे रखा है, उसमें लंबवत भुजा बतानी। अब त्रिभुज आपको ये इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में मिला था। ये एंगल जो था वो था 30 डिग्री का, ये एंगल था 60 डिग्री का, ठीक है, और ये थी ए, ये थी बी और ये थी सी, ये भुजा थी। जब ये 30 और 60 90, तो ऑफकोर्सली ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब लंबवत भुजा पूछिए, तो लंबवत भुजा तो लंबवत जो होगी उसके साथ ही कौन बने? ये दोनों भुजाएं लंबवत है। कौन कौन सी? AC और BC। AC और BC किस ऑप्शन में है? बी नंबर में। बी मतलब बै जिसका है ऑप्शन में, जिसने चूज किया है उन सभी बच्चों का ये आंसर सही है। AC और BC ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है, दो बिंदु A और B दे रखे हैं आपको, और इनके आपको पूछे हैं रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 का मान यहाँ से निकालेंगे, पहला जो स्टेप होता है, पहले 1 1 होंगे, दूसरे 2 2 हो जाएंगे, मतलब x1 x2, पहला मान x1 का होता है फिर y1 का। अब यहाँ पर मान रखेंगे, दोनों को हल करेंगे तो आप देखेंगे 0 0 इसका सही आंसर होगा। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को वो आगे भी बढ़ा सकता था, मूल बिंदु पूछे जा सकते थे, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट जो होता है मूल बिंदु वो भी 0 0 हो सकता है, होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद सिंपल सा जो आपकी त्रिकोणमिति सारणी है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, tan 60 का मान क्या होगा? तो tan 60 का मान, सिंपल सा क्वेश्चन है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3। tan 30 का भी आपको ध्यान रखना है, tan 30 का मान होता है 1/√3, क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन में हम करते रहते हैं। tan 30 का 1/√3 और tan 60 का √3, जिसका भी ब ऑप्शन है उन सभी बच्चों का सही है। उसके बाद है, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो अब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, आप कोई भी बच्चा अगर कॉपी लेके बैठा है तो साथ में नोट करके लिख लें अच्छी तरह से, कि यदि किसी मीनार है, चाहे आपका भवन है, चाहे आपका टावर है, अगर उसकी ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है तो एक ही कोण बनता है, और वो बनता है 45 डिग्री का। ये फिक्स है, याद रखें, पीछे भी कई एग्जामों में पूछ रखा है। यदि किसी की ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है, इक्वल है, तो एक ही कोण बनेगा, वो कोण है 45 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये हमारे पास सर्कल है, उसकी सबसे बड़ी जीवा बतानी है। ये हमारे पास सर्कल है, ये है सर्कल। अब इस सर्कल की क्या बतानी है? सबसे बड़ी जीवा बतानी है।
कि ये जो वृत्त है इसकी सबसे बड़ी जीवा है, ये वृत्त है, तो यहाँ पर एक केंद्र बिंदु होगा इसका, ये वृत्त हो गया, तो यहाँ पर इसका एक केंद्र बिंदु होगा। इसको बनाते हैं सर्कल को यहाँ से, ये है आपका सर्कल। इस सर्कल के अंदर यहाँ पर केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु जो है, तो यहाँ पर एक लाइन अगर खींचे इस प्रकार की, ये मान लो एक लाइन है, एक लाइन यूं भी होगी, तो ये जहां पर टच करेगी इस बिंदु को ओरिजिनल बिंदु मानते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो उसका व्यास होती है जो केंद्र से गुजरती है, ये सबसे बड़ी जीवा है वृत्त। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? जो उसका व्यास है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यास। व्यास इसका सही आंसर होगा। जिन भी बच्चों ने व्यास आंसर किया है उन सभी का आंसर क्या है? सही है, व्यास इसका सही उत्तर होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना आएगा? क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई की जगह 3.14 रखेंगे, और त्रिज्या कितनी है? 5, 5 की स्क्वायर कितनी? 25। इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उसके बाद सूत्र पूछे गए। सूत्र पूछा है पहला कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्या आर होनी चाहिए। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका उत्तर है। उसके बाद है त्रिज्या आर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है त्रिज्या आर और एच ऊंचाई वाले बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र सीधा सा याद होना चाहिए सभी बच्चों को, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। अब कमेंट में सभी बच्चे लिखेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ का, ये कमेंट में लिखा आ जाना चाहिए। उसके बाद है आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे। अब माध्य ज्ञात करने के 10th में 3 विधियां होती है, कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि और पग विचलन विधि। लेकिन जब सीधे आंकड़े दे रखे हैं तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? जब सीधे आंकड़े आपको दे रखे हैं तो माध्य क्या ज्ञात करते हैं? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होती है, इन सभी को टोटल करना है। और आंकड़े है कितने? टोटल गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा देंगे, 40 बटा 5 करेंगे 8। 8 जिसने भी किया है उन सभी बच्चों का यह आंसर सही है। उसके बाद है 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52, और बेगम का मतलब रानी का मतलब यहाँ पर बेगम है, बेगम में होती है 4, बादशाह भी 4 होते हैं, बेगम में भी कितनी? 4। तो 4 बट्टा में टोटल कितने? 52, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल घटना बट्टा में कुल घटना। अनुकूल का मतलब जितनी है, बेगम कितनी है? 4, तो अनुकूल 4 होगी। अब इसको देखो, सबसे छोटा पाड़ा काटने का मकसद होता है, कई बच्चों को काटना नहीं आता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इससे घबराना नहीं है। काटने का मतलब है आप सबसे छोटे पाड़े से काटो। सबसे छोटा पाड़ा दुनिया में 2 का है, और 2 के पाड़े से काटने का मतलब उस संख्या को आधा करना है। 4 का आधा कितना होता है? 2। 52 का आधा कितना हो जाएगा? 26। और काटो, 2 से काटो भी, 2 का आधा कितना होगा? 1। 26 का आधा कितना होगा? 13। अब देखो कितना सिंपल तरीके से हमने काट दिया, 1/13। अब 1 का पूरा आधा होता नहीं, इसलिए छोड़ देना इसको। 1/13 देखो कौन से ऑप्शन में है? ब नंबर में। ब नंबर इसका राइट आंसर। जिस भी बच्चे ने ब कर दिया है उन सभी का ये क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। तो ये 15 क्वेश्चन थे टोटल, किसके अंदर? मल्टी चॉइस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, और उसमें से इसने हल कर दिया था, और आपको चूज करने थे कौन से थे। लेकिन चूज भी तब कर पाएंगे जब हमें इसको हल करेंगे। उसके बाद सेक्शन जो बी है उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं जी। रिक्त स्थान दी समीकरण दे रखी है, x + 2y = 4 और 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं है। जब भी हम दो चर वाले इक्वेशन पढ़ते हैं तो कई हल आते हैं। अब आपको बताने नॉन सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन मतलब कोई हल वाली कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा x + 2y - 4 = 0, ये इक्वेशन बनेगी पहली। और ऐसे 3 को इधर लेके आएंगे, तो a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2। कोई हल की नई कंडीशन होती है कि a1 a2 b1 b2 तो बराबर होता है, लेकिन c वाला मान बराबर नहीं होता। जो बराबर नहीं उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को हल करेंगे। a1 a2 का मान रखेंगे, यहाँ से k का मान 4 आ जाएगा, तो इसमें k = 4 रखना है, और जिस बच्चे ने k = 4 रखा है उसका डेफिनेटली ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? वृत्त चाहे छोटा हो बड़ा हो, वृत्त क्या होते हैं? अभी चलते हैं, अभी वृत्त बनाते हैं। देखो एक वृत्त मैंने ये बना दिया, यस। एक वृत्त मैंने ये बना दिया, यस। एक वृत्त मैंने ये बना दिया।
ओके, और एक वृत्त मैंने ये बना दिया। अब देखो मैंने वृत्त बना दिए, वृत्त खींच दिए। देखो अब मुझे आप बताएं कि ये वृत्त कैसे हैं। अब आपको बताना है कि वृत्त है कैसे। अब ये अलग अलग प्रकार के वृत्त हैं। सभी वृत्त होते हैं समरूप या सर्वांग सम। समरूप आकृतियों का मतलब होता है जिनका रूप एक जैसा होना चाहिए, रूप एक जैसा होना चाहिए। सभी सर्कल है, ये भी वृत्त है जी, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त। तो सभी वृत्त जो है वो समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या है, ये सभी क्या है, समरूप। इनकी सूरत एक जैसी है, अमाप एक जैसी हो ये जरूरत नहीं है। और सर्वांग समाकृतियां वो होती है जिसमें रूप तो एक जैसा होना ही चाहिए, उसके अलावा अमाप भी एक जैसी होनी चाहिए, वो सर्वांग सम होते हैं। इसलिए तो सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ये आवश्यक नहीं है। तो सभी वृत्त समरूप होंगे जी। उसके बाद देखो, उसके बाद पूछा गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा जी। अभी वृत्त का पीछे क्वेश्चन आया था पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह रखो जी 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 का 7 से गुना कर दो, 154 वर्ग सेंटीमीटर। जिस बच्चे ने 154 वर्ग सेंटीमीटर निकाला है उसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद दे रखा है कि पी ए 1/2 है, देन पी ए डैश। हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 दे रखी, और हमें से पूछा है कि पी ए डैश का मान क्या होगा। अब हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि पी ए और पी ए डैश दोनों का मान एक होता है। पी ए का मान 1/2 दे रखा है, इसका पूछा है, इसको इधर लेके आएंगे, एक में से आधा घटा देंगे, आधा आधा इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा सा कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है जी। तो सबसे पहले तो खींचो आप वृत्त, ठीक है खींच लिया। उसके बाद आप खींच दो यहाँ पे स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, ये लो जी, ये लो खींचा। इसका नाम दे दो ए बी, और जहां ये वृत्त को टच कर रही है इसका नाम दे दो आप पी। अब आपसे क्या पूछा कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है जी। बताओ जी कहां प्रतिच्छेद किया इसने। प्रतिच्छेद तो एक ही बिंदु पर किया ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया, ये वाला बिंदु पी बिंदु। तो बिंदु तो एक ही होगा, अगर ज्यादा बिंदु होते तो यहां पर पढ़ते कैसे, एक स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, यहां पर एक ऑप्शन आएगा, एक जिस बच्चे ने लिखा है उसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, ये इसका डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार आज हमने 10th बोर्ड एग्जाम जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है अभी 24 दिसंबर को, उसका सेक्शन नंबर जो ए और बे है, मतलब मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो रिक्त स्थान वाले थे उनको हमने इस वीडियो में सोल्यूशन किया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने इसलिए हम इसको सेकंड पार्ट में सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने आज अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो वीडियो इस चैनल को अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल प्रेस को नोट जरूर कर लें ताकि आप तक ये मैसेज पहुंच जाए। और आने वाले जो 60 दिन हैं, आने वाले जितने भी 60 दिन हैं जो आपके एग्जाम के शेष बचे हैं, उसमें इस यूट्यूब चैनल पर मैथ के, इंग्लिश और साइंस और एसएसटी, इससे संबंधित बहुत सारा मैटर जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और जो मॉडल पेपर है और आने वाली जो रणनीति है 2025 10th बोर्ड परीक्षा की, वो इस बार इस स्कूल ने जो डिसाइड किया है पूरे राजस्थान के अंदर अपना एक अलग पहचान बनाने की, वो इस बार कंप्लीट करेंगे। और एक नई रणनीति के साथ आपको ये चारों सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस आपको ये करना है कि कंटिन्यूज वीडियो को देखते रहना है। तो किस प्रकार का वीडियो है, विजुअल सही तरीके से देखने के लिए 360 की क्वालिटी में देखें और संपूर्ण वीडियो को देखते रहें। और ये लास्ट में जरूर बताएं कि इन जो क्वेश्चन हैं इनमें से आपके कितने सही हुए हैं, उनका संख्या आपको नीचे नंबर कितने आपके सही हैं वो लिखने हैं, नंबर ऑफ संख्या आप कॉपी में कौन कौन से ऑप्शन करके हैं। तो फिर मिलेंगे कल इसके सेकंड पार्ट के साथ, और इसी तरह से इस सरस्वती स्कूल के यूट्यूब चैनल को सहयोग करते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।